नमस्कार, डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को। इस चैप्टर में हम लोग कुछ सिलेबस को कंटेन करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि एसिड बेसेज और सॉल्ट के डिफिनेशंस क्या है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एसिड बेसेज और सॉल्ट के कुछ प्रॉपर्टीज को, उनके एग्जांपल्स को और उनके यूजेस को। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। प्रिपरेशन यूजेस हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिखलाई देते हैं, जो भी आप लोग फूड सप्लीमेंट्स खाते हो, वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स किसी ना किसी रूप में किसी केमिकल कंपाउंड, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और उन केमिकल कंपाउंड्स की डिटेल्स स्टडी करने के लिए हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है एसिड, बेसेज और सॉल्ट में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एसिड को। एसिड क्या होता है? तो एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो सॉर टेस्ट लगता है उनका। और अगर इनको हम लोग डीप करें, अगर एसिड्स में हम लोग ब्लू लिटमस को डीप करते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है? उनका कलर रेड हो जाता है। और ये लिटमस क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने स्टडी किया था जिसमें आपने देखा था थाइलोफाइटा ग्रुप का। थाइलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है जिसका नाम है लीचेन। और ये लीचेन प्लांट से निकलने वाला एक पर्पल कलर का डाई, इसमें एक पर्पल कलर जो पत्तियां होती है उनसे पर्पल कलर का डाई निकाला जाता है और इसको पेपर के ऊपर में लगा करके लिटमस को बनाया जाता है। और इसका जो लिटमस है इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एसिड को, बेसिस को टेस्ट करने के लिए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहां पर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा केमिकल वो होगा H2SO4। इसका यूज हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स को बनाने में, कलर्स को बनाने में, मेडिसिन में, एक्सप्लोसिव में, पेंट्स में, केमिकल्स के निर्माण में और आर्टिफिशियल फैब्रिक्स को बनाने में करते हैं। कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है और उतना ही यूजफुल भी है। ये नेचर इसका कोरोसिव होता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज हम लोग पेंटिंग में और चमड़े के उद्योग में करते हैं। चमड़े की सफाई करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा HNO3। इसका उपयोग हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में, एक्सप्लोसिव के निर्माण में, ड्रग्स को बनाने में, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को बनाने में करते हैं। ये ऊपर के जो तीनों एसिड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड जो है वो कौन से मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड्स है। आगे देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CO2H। इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। एसिडिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है, सिरका जो अचार इत्यादि में डाला जाता है उसमें हम लोग एसिडिक एसिड को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपके पास में है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो ज्यादातर खट्टे फल जैसे नारंगी, नींबू, इन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसको हम लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क में, फ्लेवरिंग ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स और मेडिसिन के तौर पर, विटामिन सी जो है उसके सोर्स के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं सिट्रिक एसिड का। आगे देखिए कार्बोनिक एसिड है। इस कार्बोनिक एसिड इसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में उपयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टोमेटो में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग इंक को छुड़ाने में करते हैं। इंक जो भी लग जाते हैं कमीज के ऊपर, शर्ट के ऊपर कहीं लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। बोरिक एसिड जो है वो प्रिजर्वेटिव ऑफ ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए उपयोग होता है। आग को धोने के लिए, आइस को वाश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। टार्टारिक एसिड जो होता है वो भी बेकिंग पाउडर को बनाने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स को और ये सारे जो एसिड्स हैं इनका उपयोग हम लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को।
क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सारे एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल एसिड्स आर एसिड एंड बेसिस आर द वेरी कोरोसिव इन नेचर, वो हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए जब आप टेस्ट करोगे या टच करोगे। तो कभी भी हम लोग एसिड्स को टच करके या टेस्ट करके हम लोग उसको जज नहीं करेंगे कि ये कौन सा एसिड है। तो इसके लिए एक जो हमारे पास में आइडिया है अलग अलग प्रकार के, उनको देखेंगे किस प्रकार से हम लोग केमिकल जो भी एसिड्स हैं उनको किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब कोई एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को। इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, उसको आप देखिए। यहां पर हमने लिया है जिंक, और जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया जिंक के ग्रेनुल्स और साथ ही साथ लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लिया, दैट इज H2SO4। उसके बाद यहां पर कुछ रिएक्शन हो रहा है, हम लोगों ने इस प्रकार का सेटअप बनाया है। डिलीवरी ट्यूब जो है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाकर के रिलीज हो रहा है। अब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो बुलबुले उठने शुरू होंगे। सॉफ्ट सॉल्यूशन रखने का मकसद भी यही है इसमें कि इसमें से बुलबुले निकले, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ कुछ गैसेज रिलीज हो रही है। तो यहां से कुछ बुलबुले बनने शुरू होते हैं, और ये बुलबुले जब ऊपर उठ करके ऐसे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक कैंडल जला करके उसके पास में ले जाते हैं। तो ये पॉपिंग साउंड के साथ में बस्ट होता है, फूटता है पॉपिंग साउंड के साथ में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, और वो गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके और क्या फॉर्म करता है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। आइए तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्ट जो अगर करता है मेटल एसिड के साथ में तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला है आपके सामने, जो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड को, और साथ ही हमें देता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जो हमने ऊपर सेटअप दिखा था बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग अगर रिएक्ट कराते हैं किसी भी मेटल को, मैग्नीशियम इज ए मेटल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट कराया, हमें क्या प्राप्त हुआ, तो सॉल्ट प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज ए सॉल्ट। और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, तो हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुई। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, आप खुद से भी और मेटल और एसिड्स को रिएक्ट करा के और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस इसको कर लेते हैं। तो कैल्शियम और यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो CaCl2 और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है यहां पर। आगे देखिए, फिर अगर कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ में तो क्या फॉर्म होगा, तो यहां पर फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और साथ ही साथ फिर यहां भी H2 गैस रिलीज होगी। आप देख रहे हो किस प्रकार से रिएक्शन फर्दर प्रोसेस कर रहा है। आगे देखेंगे, जिंक को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ये तो रिएक्शन लगता है हम लोग ऊपर किए नहीं, तो Zn जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। आप देख रहे हैं और भी इसमें कुछ रिएक्शंस हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कैल्शियम को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, HNO3 के साथ में रिएक्ट कराया, तो क्या फॉर्म होगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, CaNO3 फॉर्म होगा, और प्लस में H2 गैस रिलीज होगी। इसके साथ ही आप देखो, मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट कराते हो नाइट्रिक एसिड के साथ में तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 को फॉर्म करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और देखो, मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट कराते हो H2SO4 के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में रिएक्ट कराते हो तो आपको प्राप्त होगा MgSO4, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी को, कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यदि हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो फिर क्या होगा, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसको देखिए। तो मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साल्ट्स को प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करता है और वाटर को प्रोवाइड करता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट पता है आपको, लाइमस्टोन, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, सॉरी,
इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। या फिर आप चौक देख लो, चौक में भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, या फिर मार्बल्स जो होते हैं, मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो इसमें से किसी भी चीज को, लाइमस्टोन को, चौक को या मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पर प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसने रिएक्ट किया है तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुई है और वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेटअप है। इस सेटअप में क्या किया गया है कि सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में दैट इज Na2CO3, दैट इज Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, HCl इसमें लिया गया है। दोनों आपस में रिएक्ट हुआ है। रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिलीवरी ट्यूब के द्वारा हम एक दूसरे परख नली में प्राप्त करते हैं। ये दूसरे परख नली में हमें कैल्शियम, दूसरे परख नली में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है? इसके लिए हम लोगों ने पहले से इस जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, CaOH2 ले लिया है। अब ये CaOH2 के साथ में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा जो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्की व्हाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है कि ये यहां पर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो ऊपर में हमने रिएक्शन देखा उसको यहां पर शो किया गया है कि किस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, दैट इज सॉल्ट, वाटर को फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। टेस्ट करने के लिए, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि जो कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्सअप किया है और यहां पर हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति हुई है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें फॉर्म होता है, जो हमें प्राप्त होता है। आगे कुछ और रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा यदि हम लोग रिएक्ट कराएं, एक कैल्शियम कार्बोनेट, कोई मेटल कार्बोनेट को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड के साथ में तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, उसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे Al2CO3 अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो रिएक्ट करके ये हमें फॉर्म कराता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ H2O प्राप्त होगा और हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और हम लोग देख सकते हैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, साथ ही साथ H2O प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह भी एक रिएक्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। यदि एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएं किसी मेटल ऑक्साइड्स के साथ में तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके ये हमें क्या देगा, तो सॉल्ट एंड वाटर को प्रोवाइड कराएगा। यदि हम लोग किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं किसी एसिड के साथ में तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होगा। तो यहां पर रिएक्शन आप देख सकते हैं कैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया गया है तो कॉपर क्लोराइड और वाटर की प्राप्ति हुई है। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं जैसे Na2O को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें NaCl देता है और साथ ही साथ H2O प्रोवाइड होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और साथ ही साथ हमें वाटर की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएं H2SO4 के साथ में तो हमें CaSO4 और H2O की प्राप्ति होती है। इसके बाद ऐसे ही और एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जैसे Fe2O3। इसको हम लोग अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, FeCl3 प्लस H2O की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग लेड ऑक्साइड को PbO को लेड ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हमें लेड क्लोराइड PbCl2 की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वाटर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से किसी
अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को, किसी भी मेटल ऑक्साइड को, MgO को ले लें, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को ले लें, या फेरिक ऑक्साइड को ले लें, या लेड ऑक्साइड को ले लें, किसी को भी ले लें, और किसी एसिड के साथ में, या तो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ में हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्राप्ति होती है सॉल्ट की, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्ट्स होंगे उनकी प्राप्ति होती है, और हमें प्राप्त होता है वाटर। आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग जानते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं? तो बेस जो होता है वो एक केमिकल सबस्टेंस है जिसका टेस्ट जो होगा वो बीटर होगा। इसके टेस्ट बीटर होते हैं, और टच करेंगे तो वो सॉपी टच होगा। और जो साबुन होता है घरों में जो यूज होता है, उसको आप टच करोगे तो वो भी एक बेस के तौर पर है, उसका सॉपी टच होगा। तो जो भी बेसेस होते हैं उनको टच करने पर सॉपी फील देंगे, उनके टेस्ट बीटर होंगे। और यदि रेड लिटमस पेपर में उसको डीप किया जाए तो उनका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू को अगर बेस में डीप किया जाए तो उनका कलर ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को अगर डीप किया जाता है तो उनका कलर ब्लू हो जाएगा। कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। अब इनके कुछ यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, और ये कुछ कॉमन बेसिस कौन कौन से हैं। तो कुछ कॉमन बेसिस के नाम आपके सामने आए हुए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग उपयोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होगा वो हम लोग सॉफ्ट सोप बनाने में और बैटरीज में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है वो ग्रीस जो भी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए, वूलन क्लॉथ्स के ऊपर में अगर लग जाए तो उनको छुड़ाने के लिए उसका वो हम लोग उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होगा वो हम लोग मोर्टार के मैन्युफैक्चर में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी ऑफ सॉइल को भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक जर्मीसाइड्स, जर्म को मारने वाले के रूप में भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा गैस्ट्रिक जो एसिडिटी आपके पेट में बनने लगती है, उस एसिडिटी को दूर करने के लिए एज एंटी एसिड हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में। आगे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। रिएक्शन करता है जब कोई मेटल बेस के साथ में तो क्या होता है, मेटल जब किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यहां पर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं Zn जिंक जो कि एक मेटल है, इस मेटल को हम लोग जब रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर सोडियम जिंकेट का, दैट इज सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस हो रही है। आगे एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। इस एग्जांपल में एल्युमिनियम जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब रिएक्शन करेगा कोई भी बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में, जब किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट का और वाटर का। यहां पर जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो फॉर्मेशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि एक सॉल्ट है और साथ ही साथ हमें प्राप्त हुआ है वाटर। और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोग 2NaOH इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2NaOH लगाया और साथ ही साथ इसमें अगर CO2 को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, NaOH को रिएक्शन कराया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो फॉर्म हुआ है सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगा तो वाटर यहां से प्रोड्यूस होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, NaOH को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, दैट इज SO2, अगर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएं, ये भी क्या है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर 2 लिखेंगे। दोनों के फॉर्मेशन से जो निर्माण होगा वो होगा सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2SO3। ऑक्सीजन यहां से कंबाइन हो जाएगा इसके साथ में और कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करेगा Na2SO3, दैट इज सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ में और क्या साथ में प्रोड्यूस होने वाली है तो वाटर यहां पर प्रोड्यूस होने वाली है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला जो है हमारा टॉपिक रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट। अगर हम लोग बेस को किसी अमोनियम साल्ट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होने वाला है, तो अगर हम लोग यहां पर कोई अमोनियम साल्ट लें जिसमें अमोनिया हो
तो अमोनिया यहां पर एक हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड दैट इज ए सॉल्ट, एक अमोनियम साल्ट है। अब ये अमोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं यहां पर NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। तो फॉर्मेशन हो रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, और साथ में अमोनिया रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली कि जब कोई बेस अमोनियम साल्ट के साथ में रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा साल्ट, वाटर, और साथ ही साथ अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होगी। एक और यहां पर देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट है, दैट इज NH4SO4, दैट इज द अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कराया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद में इसमें फॉर्मेशन किया है कैल्शियम सल्फेट का, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का इसमें निर्माण किया है। साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस हुई है और प्रोड्यूस हुई है साथ में अमोनिया गैस। इस प्रकार से एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब कोई बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम साल्ट के साथ में तो क्या प्रोड्यूस होने वाली है, साल्ट, वाटर, और साथ साथ अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जब कोई बेस रिएक्ट करेगा किसी मेटालिक साल्ट के साथ में, कोई मेटालिक साल्ट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का और साथ ही साथ सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट आपको पता है जब कभी हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब कोई बेस को मेटालिक साल्ट के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो सॉल्ट के साथ साथ किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, बट दिस प्रेसिपिटेट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, ये सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर से देख लेते हैं, यहां से कुछ एग्जांपल, जैसे CuCl2 को हम लोग NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराए हैं तो यहां पर CuOH2 का फॉर्मेशन हुआ है और साथ ही साथ NaCl हमें प्राप्त हुआ है, सॉल्ट प्राप्त हुआ है। तो ये जो CuOH2 है, CuOH2 है, ये ब्लू प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे सॉल्ट की टेस्ट की जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स जो है उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो यहां पर और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें तो आपके सामने है फेरिक आयरन क्लोराइड FeCl2, ये क्या है, एक मेटालिक सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड, और इसको जो हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसी बेस के साथ में, तो बेस हमारे पास में ले लेते हैं NaOH। अब NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, 2 को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, FeOH2 का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो FeOH2 का फॉर्मेशन हुआ है इसका कलर कैसा होगा, तो आपको टेस्ट ट्यूब में ये कलर मिलेगा डर्टी ग्रीन, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो डर्टी ग्रीन आपको प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, अगर ये आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड यहां पर 2 लिखा जाता है जिसमें 2 आयंस होते हैं। अगर हम लोग FeCl3 ले, दैट इज आल्सो आयरन क्लोराइड, ये भी आयरन क्लोराइड है लेकिन इसमें 3 आयंस होते हैं। तो आयरन क्लोराइड जो है अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH से तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा FeOH3 का, 3 यहां पर बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, प्लस 3 NaCl। तो इसमें फॉर्मेशन किया FeOH3 का, दैट इज द फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा प्राप्त होगा आपको, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं क्या चीज हो रहा है, यहां पर जब किसी मेटालिक सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसी बेस के साथ में तो वो फॉर्मेशन करता है एक सॉल्ट का और साथ ही साथ एक सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। और कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, जैसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2, ये भी एक जो है मेटालिक सॉल्ट है और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं 2 NaOH के साथ में, बैलेंस करते हुए चलते हैं इसको, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका कलर कैसा होगा, तो ये फॉर्म करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट को। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग जिंक क्लोराइड, दैट इज आल्सो मेटालिक सॉल्ट, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ में तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है ZnOH, जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ हमें सॉल्ट की प्राप्ति यहां पर होगी।
तो ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड होगा ये किस तरह का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ये करेगा। इस प्रकार से आपने 4 एग्जांपल्स इसके देखे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या होगा यदि किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराया जाए। तो एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस करता है। आप इसको दोनों की ही प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेगा और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि जब कभी भी एसिड और बेस का एक दूसरे से रिएक्शन कराया जाता है तो एसिड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बेस, जो बेस के इफेक्ट्स होते हैं उनको एसिड रिड्यूस कर देता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए एक बेस है NaOH, इसको हम लोगों ने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो फॉर्मेशन हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुई है यहां पर। और भी इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, इसके और भी कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आप कुछ यहां पर एग्जांपल्स देख सकते हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराओ, एक बेस और एक हम लोग ले रहे हैं एसिड, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या प्राप्त होगा? Na2SO4 और प्लस H2O। और भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर NaOH को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ हमें वाटर, यहां पर वाटर प्रोड्यूस होगी। और देखते हैं एक हम लोग ले लेते हैं बेस को, दैट इज MgOH2 और MgOH2 को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, क्या चीज फॉर्मेशन होगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ यहां पर H2O की प्राप्ति होगी। और देखते हैं इसमें फिर हम लोग एक ले लेते हैं H2SO4 दैट इज द एसिड और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, दैट इज आल्सो अ बेस। एक एसिड और एक बेस दोनों का रिएक्शन कराते हैं, क्या हमें प्राप्त हो रहा है यहां से? NH4 टू SO4 प्लस H2O की प्राप्ति होगी, दैट इज द अमोनियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसको बढ़ा करके आपको दिखा रहे हैं। H2CO3 से रिएक्ट करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा CaCO3 का और साथ ही साथ आपको प्रोड्यूस कराएगा H2O। आप और भी एसिड और बेसिस के रिएक्शंस करा करके और आप देख सकते हो कि किन किन चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। आप यहां से एक चीज और नोटिस करो कि Ca जो है वो डायरेक्टली CO3 से और OH जो है वो H2 से जाकर के कंबाइन हो रहा है और इसी तरह के कुछ रिएक्शंस हम लोग सब में देख रहे हैं। यहां भी देखिए Na जो है NaOH उसको हम लोग जो रिएक्ट कराते हैं H2CO3 के साथ में, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ में प्राप्त हो रहा है H2O। आगे और देखेंगे जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर KNO3 प्राप्त होगा और साथ ही साथ H2O की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं NaHCO3 से तो यहां पर हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O और साथ ही साथ इसमें CO2 की भी प्राप्ति होगी। बट दैट इज द कॉमन हियर सॉल्ट एंड वाटर। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे हम कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H2O प्रोड्यूस होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के इतने सारे एग्जांपल्स देखे और क्या हमें पता चल रहा है कि जब कभी भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो प्राप्त होगा हमें सॉल्ट और वाटर। आगे देखिए यहां पर एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, जब कभी भी एसिड या बेस को वाटर में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो क्या होता है? जब कभी भी वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा किसी एसिड को तो वो ब्रेक डाउन होता है अपने H+ आयंस में और जो H+ आयन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है एलोन, अकेले कभी भी वो नहीं रहता है, इसीलिए वो वाटर के और मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर के और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। जो यहां से जो H+ आयन इसने प्रोड्यूस किया है, इसी के प्रोडक्शन के कारण जो पीएच पेपर होता है, जो लिटमस पेपर होता है, उसका कलर चेंज होता है। एक और ये एक्सपेरिमेंट आपको शो किया गया है यहां पर। इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया गया है कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज कर पाता है जब H+ आयन रिलीज होती है वाटर के साथ में मिलकर के।
इस एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, H2SO4 को लिया, साथ ही सोडियम क्लोराइड को लिया, NaCl को। तो ये दोनों चीजों का रिएक्शन एक दूसरे से कराया गया, तो प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है ये यहां से डिलीवरी ट्यूब से होकर के लिटमस पेपर के ऊपर में आती है। तो दो कंडीशन में हमें चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोग एक सूखा लिटमस पेपर लेंगे और उसके सामने मिले जाएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसमें से गैस निकल रही है, वो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है इसके ऊपर में जैसे ही जाएगी तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा एक जो मॉइस्ट लिटमस पेपर को, थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर को उसके पास में ले जाएंगे और फिर ट्राई करेंगे कि फिर क्या होता है। तो जब गीला लिटमस पेपर लेकर के जाएंगे तो जो लिटमस का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या शो करता है, जब आप सूखा लिटमस पेपर ले जा रहे हैं कलर चेंज नहीं हुआ, जब आप एक गीला लिटमस पेपर पास में ले गए उसके तो उसका कलर चेंज हुआ। इट डिनोट्स दैट H+ आयन जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा वाटर के प्रेजेंस में ही। यहां पर क्या दी, गॉड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड इसलिए दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट अगर आप लैब में कर रहे हैं उस समय में अगर अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें नमी है तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, ये जो गॉड ट्यूब है इसको हम लोग यहां पर अटैच कर देते हैं, और यहां पर अटैच करने के कारण क्या होगा, इसमें से जो गैस निकलेगी वो सूखी हो जाएगी, और ये जो सूखी जो ड्राई गैसेज इसमें से निकलेगा तो यहां पर हम लोग एक बार लिटमस को रख करके ट्राई करेंगे। तो जब एक बार ड्राई लिटमस रखेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, और फिर हम लोग जब मॉइस्ट लिटमस रखेंगे तो यहां पर कलर चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कैसे H+ आयन ब्रेकडाउन होता है। इसको हम लोग और ये रिएक्शन से भी देख सकते हैं। यहां पर इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन अलग हो जाती है उससे। तो क्लोरीन अलग हो गई और साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण जो कलर है वो उसमें बदलाव हुआ है। दिस इज रॉन्ग हियर। तो H+ और Cl- इसमें ये ब्रेकडाउन होता है, और ये जो H+ आयन होता है वो फिर देखिए यहां पर इसके साथ में रिएक्ट करके H3O+ का फॉर्मेशन कर रहा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे कि मिक्सिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ बेसिस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेसिस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जब हम लोग वाटर में एसिड या बेसिस को मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हार्ड एसिड्स होते हैं उसको डाइल्यूट करके हम लोग माइल्ड एसिड्स या फिर माइल्ड बेसिस बनाते हैं। डिसॉल्विंग एन एसिड और बेसिस इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब कभी भी एसिड या बेस को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है, जिसके कारण से डैमेज होने की संभावना रहती है। जो टेस्ट ट्यूब होते हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। इस कारण से इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो एसिड होता है उसको वाटर में हमें स्लोली मिक्सअप करना होता है, और इसके साथ ही एक काम और करना है कि धीरे धीरे मिक्स करते हुए हमें स्टीयर करते हुए उसको हिलाते हुए हल्का हल्का एसिड जो होता है वो हम लोग मिक्स करते हैं वाटर में। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव OH-। और यहां पर लास्ट में आपको एक टॉपिक और है कि जब वाटर को हम लोग बेस में मिक्स करते हैं तो H+ आयन नहीं देता है, बल्कि वो देगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंडिकेट करते हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट को कलर में चेंज को दिखा करके या उसके स्मेल में चेंज को दिखा करके। इंडिकेटर्स 4 तरह के होते हैं, और ये है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपको लिटमस पेपर आ जाएगा, रेड कैबेज जूस होगा, टर्मरिक जूस होगा और हाइड्रेंजिया फ्लावर्स होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस को अगर हम लोग डीप करते हैं, डुबोते, अगर लिटमस पेपर को हम लोग डुबोते हैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन में तो उसका जो कलर होता है वो रेड शो होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग लिटमस को डीप करते हैं तो उसका कलर जो होगा वो ब्लू शो करेगा। ऐसे ही लिटमस पेपर जो होता है वो थैलोफाइटा ग्रुप का लाइकेन नामक एक प्लांट है, उसके लीफ से निकाले गए पर्पल कलर के जूस से बनाया जाता है। यहाँ पर रेड कैबेज जूस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर को शो करेगा। रेड कैबेज जूस जो होता है वो डार्क रेड कलर का ही होता है, लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर को शो करेगा। ऐसे टर्मरिक जूस जो है वो येलो कलर को शो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और रेडिश में अगर हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। आप इसको नोटिस कर पाते होंगे जब कभी
हल्दी के दाग या सब्जी वब्जी किसी चीज सब्जी के दाग लग जाते हैं आपके व्हाइट कलर के शर्ट पर और आप उसे धोने जाते हैं, तो जो सोप होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है, और सोप जैसे आप लगाते हो तो उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। यहाँ पर टर्मरिक जूस जो होता है वो भी एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। हाइड्रेंजिया फ्लावर जो है उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है एसिडिक में, और पिंक कलर को शो करता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो फिनाफ्थलीन या जो एसिडिक में कलरलेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का शो होता है, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में देखा जाए तो ये कलरलेस होता है। सॉल्ट में, स्पेशली सॉल्ट में अगर इसको देखा जाए या फिर वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाए तो ये कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड होगा, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो होगा, और न्यूट्रल में इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होता है, जब उसको एसिडिक में डाला जाए तो रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डाले तो येलो कलर का हो जाता है। आगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने स्मेल में चेंजेस के द्वारा हमें शो कराते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक मीडियम है। यहां पर वैनिला एक्सट्रैक्ट, ओनियन या फिर लौंग जो होती है, क्लोव्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस को अलग अलग कैटेगराइज करने में। आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है? तो ये बहुत सारे ऊपर में जो अभी आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा उन सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। इसको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि H+ आयन, जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में, एसिड को वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाए तो वो H+ आयन या फिर OH- आयन में टूट जाता है, तो उसी के आधार पर ये जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है। आगे देखिए पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, तो स्केल जो होता है ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। जब भी हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में किसी एसिड को जैसे ही डालते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है H+ और Cl- में। तो ये जो H+ कितनी मात्रा में ब्रेकडाउन हुआ है, कितनी मात्रा में आपको H+ आयन मिला है, उसके आधार पर यह शो करता है कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा बेसिक है। पीएच स्टैंड्स करता है प्रोटेन्ज हाइड्रोजन को। प्रोटेन्ज का मतलब होता है पावर, ये पावर को इंडिकेट करता है हाइड्रोजन की कितनी, उसमें कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस हैं H+ के, उसको ये डिनोट करता है। इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक। इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। और जितना जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, यहां से इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं वो एसिडिक शो करता है। यहां से रेड कलर जो होगा वो एसिडिक को शो करेगा, और जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं तो हमें बेसिक शो होता है। यहां पर फिगर से भी आप समझ सकते हैं लेफ्ट साइड में बढ़ने पर एसिडिक शो हो रहा है। इट मींस जो 7 है वहां पर न्यूट्रल होगा, और 7 से डाउन जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक पहुंचेंगे तो 0 जो शो करेगा, जो 1 शो करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज द गैस्ट्रिक जूस, ये 1 को शो कर रहा है। इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर क्या है कि ज्यादा एसिडिक है, लेमन जूस उससे कम एसिडिक है। जो प्योर ब्लड होता है वो 7.4 है, एक पीएच रेंज होती है 7.4 है ब्लड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है। इट मींस क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है पीएच, जो हम लोगों ने अभी देखा, इन पीएच को पता करने का या फिर पीएच का क्या डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग समझेंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करता है एक खास पीएच रेंज में। हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 के पीएच रेंज में काम करती है। अगर इससे ज्यादा या कम पीएच होता है हमारी बॉडी का, ब्लड का पीएच अगर ज्यादा या कम होता है तो हमारी बॉडी में इरिटेशन होने लगते हैं, एलर्जीज होने लगते हैं, घाव निकलने, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है हमारी बॉडी में।
वैसे ही पीएच ऑफ द सॉइल, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ खास तरह के पीएच रेंज में ही ग्रो अप होते हैं। कुछ प्लांट्स को ज्यादा पीएच चाहिए, किसी को कम पीएच चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग सुटेबल क्रॉप्स को लगाते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स उसके अनुसार डालते हैं, जिसमें पीएच देख लिए कि ज्यादा अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें कोई बेसिक फर्टिलाइजर को डाल देते हैं, अगर ज्यादा बेसिक सॉइल है तो उसमें ज्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर्स को डाल देते हैं, ताकि हमारा जो पीएच है वो मेंटेन रहे और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो। ऐसे ही देखिए पीएच ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब कभी कुछ ज्यादा खा पी लेते हैं या फिर ऐसे समय में जब इनडाइजेशन होने लगता है, जब डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ज्यादा मात्रा में एसिड को रिलीज करता है। हमारा स्टमक जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा रिलीज कर देता है। उस समय में हमारे जो पेट में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगते हैं, हल्का सा जलन महसूस होने लगता है। उस टाइम में हम लोग एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर और भी चीजें आप लोग पीते हैं, जो भी अपने गैस्ट्रिक को कम करने के लिए, वो क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है जो एक मेडिसिन के रूप में, एक एंटासिड के रूप में दिया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब एसिड जो होता है अगर उसमें हम लोग बेस को मिक्स करा देते हैं तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वो जो एसिड होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग एज ए मेडिसिन, हम जब एसिडिटी ज्यादा होती है तो हम लोग कोई भी बेसिक को एंटासिड के रूप में हम लोग देते हैं। आगे देखिए इसमें पीएच चेंज लीड्स टू द टूथ डीके। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। ऊपर जो टूथ जो होती है उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो उसका जो इनेमल होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस ये है कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, और ये जो होता है 5.5 से अगर कम होता है इसका पीएच तो यहां पर ये कोरोड होने लगता है। ज्यादा एसिडिक होने के कारण ये जो इनामल होता है वो कोरोड होने लगता है। ये होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा करके अगर छोड़ देते हैं उसी प्रकार से, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ जो फूड उनके एक्टिविटीज के कारण, बैक्टीरिया के एक्टिविटीज के कारण जो प्रोड्यूस होता है एसिड, उसके कारण से इनेमल जो होता है वो कोरोड होता है। अब इसको कोरोड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, तो बेसिक होता है, कोई भी बेस होता है। जो भी टूथपेस्ट आप लोग प्रयोग करते हो उसमें क्या होता है, तो बेसिक मिक्सचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूस हुई है आपके मुंह में वो न्यूट्रल हो जाता है और आपका जो दांत है वो सेफ होता है, बचा रह जाता है। और ये अगर इसीलिए रोज टूथपेस्ट इसमें हम लोग को करना चाहिए। जो नीम है, आपको कड़वा लगता है नीम, आप करते हो तो नीम भी क्या है, एक बेस के तौर पे वर्क करता है। ये पहले के लोग जानते थे, इसीलिए नीम को उपयोग वो करते थे मुंह धोने के लिए सुबह के समय में। आगे देखेंगे तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं, तो इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में दूसरे के। यहां पर देखिए हॉनी बी जो है, एंट जो है, ये सारे जब बाइट करते हैं तो उनके बाइट में एसिड्स होते हैं जो स्किन में जाने के बाद में बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशंस को उत्पन्न करते हैं। इससे बचने के लिए जब कभी एंट बाइट कर दे या फिर हॉनी बी बाइट कर दे तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर बेस का लेप लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, या फिर कोई भी जो है बेस को वहां लगा देते हैं, जिससे हमको रिलीफ मिलता है। हमें पता है ये चीज कि एसिड यहां पर रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो रिलीफ देगा। तो पीएच आगे है, पीएच इन प्लांट्स स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नीडल लिप्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड इन द स्किन व्हिच कॉजेज द बर्निंग पेन। एक नीडल लिप्स आती है एक प्लांट की, उसमें जो होता है मिथनोइक एसिड होता है, जब वो स्किन से कभी टच हो जाती है तो बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होने लगता है। उसी के बगल में एक और प्लांट उगता है उसकी जड़ों में, और उसके लीव्स जो होते हैं, डॉग प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उसको लगा लेने से वहां पर जो जलन होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पीएच के बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो ये कैसे हमारे लिए डेली लाइफ में हेल्पफुल है। आई थिंक ये इंडिकेटर्स की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। सॉल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। अब जो सॉल्ट हमारे पास में प्रोड्यूस होकर के हमें प्राप्त हो रही है, उस सॉल्ट की जो नेचर है वो नेचर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। 3 प्रकार के सॉल्ट्स प्राप्त होंगे एज ए नेचर।
अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ में कंबाइन करते हैं, अब देखो यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम लोग अगर वीक बेस के साथ में कंबाइन करते हैं, दैट इज द MgOH2 के साथ में हम लोग अगर कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिडिक सॉल्ट की प्राप्ति होगी, दैट इज द MgCl2, और साथ ही साथ H2O जो है वो प्रोड्यूस होगा। MgCl2 जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो क्या होगा, एक एसिडिक सॉल्ट होगा। आगे देखेंगे वीक एसिड अगर हम लोग लेते हैं, अगर वीक एसिड ले, जैसे H2CO3 को हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो इसके रिएक्शन के कारण जो हमारे पास में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा Na2CO3, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। इसका जो नेचर होगा सॉल्ट का वो कैसा होगा, बेसिक होगा, और साथ ही साथ यहां से H2O प्रोड्यूस होगी। आगे एक एग्जांपल में और देख लेते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कंबाइन किया जाए, तो हमें जो सॉल्ट प्राप्त होगा वो न्यूट्रल होगा, NaCl होगा, और इसके साथ में H2O की प्राप्ति होगी। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेते हैं, H2SO4 को लेते हैं और साथ में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में होगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो प्राप्त होगा, यहां पर जो सॉल्ट हमें प्राप्त होगी वो K2SO4 और प्लस H2O की प्राप्ति होगी। जो K2SO4 हमें प्राप्त हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, ये जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट होगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। हमको इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करना है, तो आइए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स की डिटेल्स स्टडी करते हैं। तो पहला है आपके सामने सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। आप लोग घर में जो बेसिकली सॉल्ट इस्तेमाल करते हो वही टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड या बोले तो NaCl है। NaCl जो होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो बेसिकली हम लोग सी सॉल्ट के रूप में ओशन से हम लोग प्राप्त करते हैं, या एज अ रॉक सॉल्ट भी इसकी प्राप्ति होती है। अगर हम लोग इसको लैबोरेटरी में बनाना चाहें तो विभिन्न प्रोसेस से ये हमें प्राप्त होता है। जनरली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के रिएक्शन के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास में सॉल्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके ये बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, और साथ में यहां से H2O प्रोड्यूस हो रही है। देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे नाम से पता है, इसका उपयोग जो है वो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। साथ ही साथ वुड पल्प को पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, कीड़ों को मारने वाले, जर्म्स को मारने वाले जो डिसइंफेक्टेंट बनाए जाते हैं उसमें इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। है वो है कास्टिक सोडा, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH। इसकी प्राप्ति होती है सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसका एक्वस सोल्यूशन वाटर के साथ मिक्सचर करके अगर उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2+ जो होगा वो कैटायंस पर प्राप्त होगा, और क्लोरीन जो होगी वो एनायंस पर प्राप्त होगी, और जो NaOH होगा वो NaCl के साथ में कंबाइन करके, NaCl के साथ में जो हाइड्रोजन यहां से प्रोड्यूस हो रही है वो कंबाइन होकर के NaOH का फॉर्मेशन करती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। दिस इज द NCERT फिगर। इसको आप देखें, यहां पर सॉल्ट जो है वो H2O के साथ में मिक्सअप करके इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो यहां कैथोड पर हमें H2+ जो गैसेस हैं, जो हाइड्रोजन गैसेस है वो प्राप्त हुई है। यहां पर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है जो बबल्स के फॉर्म में प्राप्त होती है, और ये फिर यहां NaCl जो है वो कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में और NaOH का फॉर्मेशन किया हुआ है। सबके यूजेस देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन है उसका यूज हम लोग फ्यूल्स के रूप में, और अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग, मैग्राइन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही ये क्लोरीन जो है उसका प्रयोग हम लोग वाटर ट्रीटमेंट के रूप में करते हैं, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड्स के रूप में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। NaOH जो है वो डिग्रीसिंग मेटल्स के रूप में, सोप और डिटर्जेंट में, पेपर को बनाने, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स के निर्माण में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें प्राप्त हो रही है
उसको फिर से कंबाइन करके यहां पर H2 और Cl को कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो रही है। और इन दोनों इसका भी उपयोग जो है वो एज अ क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड को निर्माण में, मेडिसिन को बनाने में और कॉस्मेटिक्स को बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और NaOH और क्लोरीन के मिक्सचर से हमें प्राप्त होता है ब्लीच। ये ब्लीच जो है वो हाउस होल्ड ब्लीचिंग के लिए और ब्लीचिंग फाइबर्स के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज करके हम लोग करते हैं। NaCl के साथ में हम लोग H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को मिक्सचर करके जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द NaHCO3। NaHCO3 जो है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो Na2CO3 को प्रोड्यूस करता है, सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इसका जो यूज है वो हम लोग डेली लाइफ में पकौड़े बनाने के समय में या केक्स बनाने के समय में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जब कोई केक्स बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसे ही सामान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हीट इसको प्राप्त होती है, बेकिंग सोडा को मिक्स करके अगर हम लोग पूड़ी बना रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें जब ये गर्म होता है, बेकिंग सोडा गर्म होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के कारण इसमें जो है वो छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं और इन पोर्स के आने के कारण जो फूड आइटम्स है वो फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो सबसे इसका यूज जो है वो क्या है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, हालांकि बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। NaHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसके साथ में अगर हम लोग कोई एसिड यूज करते हैं तो ये एसिड का H+ आयन है वो कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट के एसिड्स की प्राप्ति देता है हमें। यहाँ देखिए CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड एंड द केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ऊपर डिस्कस हमने किया था कि ब्रेड और केक्स को क्या करता है, स्पॉन्जी कर देता है। क्यों स्पॉन्जी करता है? क्योंकि उसमें पोर्स बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण वहां से कुछ पोर्स बन जाते हैं और उसी पोर्स के बनने के कारण जो केक या फिर ब्रेड होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटी एसिड के रूप में भी करते हैं। अगर एसिडिटी स्टमक में ज्यादा हो जाती है तो रिलीफ प्राप्त करने के लिए हम लोग एंटी एसिड के तौर पर हम लोग इसका यूज करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो सोडियम, ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या है, एक माइल्ड बेस है, एक माइल्ड बेस है और इस माइल्ड बेस को हम लोग उपयोग कर लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। इसको हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर NaHCO3 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आग को बुझाने में मददगार है, इसीलिए हम लोग इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। आगे इसे हम लोग उपयोग करते हैं प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क के रूप में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में सॉल्ट होगा वो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जहां भी आप डॉट H2O देखते हो, जहां भी आपको डॉट H2O जुड़ा हुआ दिख जाए आप समझो कि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव द डॉट एंड ग्रीस फ्रॉम द, ये वॉशिंग सोडा जो होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं डॉट या फिर ग्रीस को हटाने के लिए। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा को हीट करके प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा को हीट करके इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका रिएक्शन यहां पर लिखते हैं Na2CO3 को अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये वाटर के साथ में, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड करके Na2CO3 और डॉट 10H2O के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बनाता है। इसके यूजेस जो है वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। आगे मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड लाइक द बोरेक्स के निर्माण में करते हैं।
बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है Na2B4OH4.8H2O। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट ऑक्टाहाइड्रेट। यहां पर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसे ऑक्टाहाइड्रेट बोलेंगे। इस बोरेक्स जो होता है एक व्हाइट पाउडर होता है जिसका इस्तेमाल बहुत समय से सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी जो भी डिटर्जेंट या फिर जो भी चीजें बनाई जाती है उसमें सफाई के तौर पर एज अ व्हाइट पाउडर के रूप में बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर को दूर करता है। आपको हार्ड वाटर को पढ़ना है। हार्ड वाटर जो होता है वैसे वाटर जिसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन होते हैं, मैग्नीशियम या क्लोरीन का उसमें होता है, उसे हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। मैग्नीशियम या क्लोरीन की मात्रा होने के कारण जो पानी होता है उसमें झाग नहीं बन पाता है, साबुन झाग नहीं बना पाता है। तो उस परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका वॉशिंग सोडा का। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट के रूप में हम लोग अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे अगला सॉल्ट जो हमारे पास में है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O। इसकी प्राप्ति जो होती है जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को 373 डिग्री केल्विन पर अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। ये जिप्सम जो होता है वो वाटर को लूज करके, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो व्हाइट कलर्ड पाउडर होता है और अगर इसको फिर वाटर के साथ में कंबाइन किया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर के फिर से हार्ड सॉलिड्स बन जाता है। इसका उपयोग जो है वो हम लोग जनरली सीलिंग्स को बनाने में, जो सीलिंग्स है उसके डिजाइन करने में, मूर्ति बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा इसका उपयोग जो होगा वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन में ज्वाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे CaSO4 के साथ में हाफ H2O कंबाइन हुआ है। ये हाफ H2O क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को आधा पार्ट किया गया है, हाफ किया गया है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहां पर CaSO4 को कंप्लीट करने के लिए, हाफ H2O को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहां पर 2 ऐड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि CaSO4 के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O के साथ में कंबाइन है। मतलब एक H2O का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेयरिंग जो है वो 2 CaSO4 के साथ में है। इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन में देखने वाले हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन में क्या चीज है कि कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई दिखते हैं लेकिन वो एनहाइड्रस होते हैं, उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अपने साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में होते हैं। जनरली हम लोग इसको डिफाइन करें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है 1 फार्मूला यूनिट में। 1 फार्मूला यूनिट जो होता है लोवेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसी भी आयंस का आयनिक कंपाउंड में। यहां देखिए जैसे ब्लू विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल CaSO4.5H2O। इसका मतलब क्या है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है एक फार्मूला यूनिट में। CaSO4 के साथ में CaSO4 जो है वो कंबाइनली 5H2O को अपने पास में एज अ वाटर मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। वैसे ही जिप्सम में है, जिप्सम क्या है CaSO4 2H2O। इसका मतलब है कि दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ में कंबाइन हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखो CaSO4 हाफ H2O। इसका मतलब क्या है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ऊपर भी हमने बताया कि जो H2O है ये H2O अपने साथ में CaSO4 के 2 पार्टिकल्स को शेयर कर रहा है। इसको अगर हम कंप्लीट इसको रिएक्शन के दौरान दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि CaSO4 के पीछे 2 लिखेंगे डॉट हाफ H2O। जो डॉट H2O है वो क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है, क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है, क्रिस्टल्स को शो करता है कि एक क्रिस्टल्स के रूप में किस चीज की फॉर्मेशन है और वो अपने साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच किए हुए हैं। दिस इज द ओवर फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर के 10th क्लास के बाकी वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।